हाँ भाई चले देखें। तो आज हम लोग इनऑर्गेनिक के फंडामेंटल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिक हम लोग आज बात करेंगे छोटी छोटी चीज़ों की जो शायद आप लोगों ने कभी सुनी हो कभी नहीं सुनी हो, ठीक है। और इसमें सबसे पहली चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सुना है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में? क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? यस सर तो खूब तेज आवाज आई थी, उसके आगे आवाज नहीं आई। चार्ज? किसका चार्ज कंपाउंड में? हाँ देखो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज द रियल और वर्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट in a given species। तो एक गिवन स्पीसी के अंदर एक एलिमेंट पर जो रियल या फिर वर्चुअल चार्ज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप सभी लोगों ने सोडियम क्लोराइड पढ़ा है, NaCl। बताओ NaCl पे सोडियम पे कितना चार्ज होता है? +1। और क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1। होता नहीं होता है? तो यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल लेते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। तो चाहे आप ऑक्सीडेशन नंबर बोल लो, चाहे आप ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। ऐसे देखो, आपके पास एक कंपाउंड है MgCl2। तो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, इनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड। तो हमें अच्छे से पता है कि ये जो MgCl2 है इसमें दो तरह के आयन है, एक Mg2+ और एक Cl-। तो ये जो है ये इसका रियल चार्ज है। क्या है? रियल चार्ज है। अगर आप इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mg2+ देखो तो वो 2 आएगा। और अगर आप यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl- देखो तो वो कितना आएगा? -1 आएगा। बोलो बात समझ में आती है? चलिए, ये जो कैटेगरी थी ये तो थे आयनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर एटम्स के ऊपर रियल चार्ज होता है। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स को देखें, जानते हो कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? हाँ, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स, 2 और मोर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, सल्फर, फास्फोरस, ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं। तो जब भी दो नॉन मेटालिक कंपाउंड एलिमेंट्स के बीच में कंपाउंड बनता है, जैसे क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे H2O, जैसे NH3, जैसे ClF3, ये सब आपके कौन से कंपाउंड्स हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स। सही है। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है कि इनकी तरह चार्ज तो आएगा नहीं भाई, यहां तो मेटल है। आप सभी जानते हैं मेटल जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन देती है, और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है, वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन लेती है। लेकिन यहां पर आप देखो, ना तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है ना देने वाला है डायरेक्ट। तो यहां पर जो चार्ज होता है इन पर, वो कौन सा चार्ज होता है? वर्चुअल चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? तो यहां पर हम एक चीज पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कभी सुना है इसके बारे में? क्या होती है?
खींचता है। देख तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है ना, पहली बात तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफाइंड होती है फॉर एटम्स बॉन्डेड विद अ कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो एटम्स एक कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं तो वहां पर हम क्या टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो कोवेलेंट बॉन्ड बचपन से आप सीखते हैं म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज लाइक अ बिजनेस। जब एक बिजनेस होता है, मान लो दो पार्टनर है, ठीक है, और दोनों पार्टनर ने मिलके पैसा लगाया 1-1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगे, और उसके बाद बिजनेस चला, 6 महीने बाद बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 50 लाख रुपए का। तो अब जो दो दोस्त हैं उनमें से एक चतुर है और एक सीधा है, तो बताओ जो 50 लाख का प्रॉफिट हुआ वो कौन खाना चाहेगा? जो चतुर है, चालाक है, वो उस बिजनेस के प्रॉफिट को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। और देखिए ना आपने मूवी, एक गड्डी तेरी एक गड्डी मेरी, 2 गड्डी तेरी 2 गड्डी मेरी, 3 गड्डी तेरी 3 गड्डी मेरी, तो मैक्सिमम पैसा वो अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो सेम कहानी है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जनरली शेयरिंग हम लाइन से दिखाते हैं, बट एक्चुअली इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। क्या होता है? अब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो अपने को डेफिनेशन अपने को पता होना चाहिए कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उस बिजनेस के पैसे को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर मान लो बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो हम बोलते हैं कि बी के ऊपर क्या आया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ए के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बोलो इतना समझ में आता है? तो जब हम इस कंसेप्ट को ऑक्सीडेशन नंबर में यूज करते हैं, so according to oxidation number concept, we assume that for each bond the more electronegative atom will gain 1 electron from less electronegative atom। यानी अगर मैं बोल दूं A और B है, और अगर B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और A कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बताओ A और B में कितने बॉन्ड बने हैं? यहां पे एक बॉन्ड। तो इस एक बॉन्ड के लिए हम ये मानकर चलेंगे, होता नहीं है, लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हम इस चीज को मानकर चलेंगे कि B A से कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1। तो बताओ B पे चार्ज क्या आएगा, -1, और A पर चार्ज क्या आएगा, +1। समझ में आ रहा है? अगर आप बोलो कि नहीं नहीं नहीं, A और B के बीच में 2 बॉन्ड बने हैं, या A और B के बीच में 3 बॉन्ड बने हैं, तो बताओ मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, बताओ B ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 2, इस पे आएगा -2, इस पे आएगा +2। समझ में आ रहा है? अगर इनमें 3 बॉन्ड बने हैं तो हर एक बॉन्ड के लिए B ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 3, इस पे आएगा -3 और इस पे आएगा +3। कॉपी करो एक बार, हो गया? नहीं नेक्सस वो अपन चलाएंगे, अभी हम फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं, चिंता मत करो, वो भी कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसको। दूसरा, नोट सभी को बनाने हैं, किसी को पीडीएफ के भरोसे जिंदा नहीं रहना है, ठीक है? नोट जरूर बनाएं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी सभी को नोट्स बनाने हैं भाई।
डन। चलिए अब देखो हम इसी को यूज करेंगे, ऑल्दो इसको यूज करने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स आनी चाहिए, वो सब आ जाएंगे धीरे धीरे, अभी आप समझते हुए चलें, सब सिखाऊंगा मैं आपको। बट अभी के लिए अगर हम देखें स्ट्रक्चर्स मैं बनाऊंगा, आपको सिर्फ फोकस करना है। तो देखो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, वैल्यूज की, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपको पता होगा, है ना, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज से ध्यान रखें, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है 4.0। कितनी होती है? फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? ऑक्सीजन। तो एक काम करते हैं ना, अपन ये कर लेते हैं, देखो हाइड्रोजन के लिए होती है 2.1, इसकी वैल्यू होती है 1.9, ठीक है। फिर लेफ्ट राइट चलने पर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, इसमें आप ना 0.3 से बढ़ा दो तो ये आपका बन जाएगा 2.2, फिर बढ़ाओ, नहीं 2.2, एक सेकंड इधर से ले, देखो ये होता है 4, ये होता है 3.5, ये होता है 3, ये होता है 2.5, ये होता है 2, ये होता है 1.5 और ये होता है 1। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद यहां पर नीचे आ जाता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9, फिर 0.3 से बढ़ाओ 1.2, फिर ये होता है 1.5, ये होता है 1.8, ये होता है 2.1, ये होता है 2.5 और ये 3 होता है वापस से। इसके नीचे आता है ब्रोमीन जो होता है 2.8 और आयोडीन जो होता है 2.5। ठीक है, 2.56 के आसपास ये। खैर आपको सब रटने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़े तो यहां से देख लेना। बट द पॉइंट इज, आपको ये ध्यान रखना है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। और अलग अलग एटम्स का ऑर्डर, भाई फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, कार्बन नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन है। ठीक है, ये अपन लोग सीखेंगे आगे। कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको एक्सपेक्टेड होती है, बट अभी बेसिक की अगर हम बात करें तो यहां से काम चला सकते हैं। फिर और डिटेल में हम आगे जब रेडॉक्स पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, दोबारा हाइब्रिडेशन स्टेट का भी फर्क पड़ता है, दूसरा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ उसका भी फर्क पड़ता है, वो भी देखेंगे। बट अभी हम बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे हैं ताकि हमें चीजों को रटना नहीं पड़े। जैसे मैं आपसे बोलूं मेरे पास है CO2, ठीक है, अब CO2 को अगर मैं देखूं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। वैसे तो ये आना चाहिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग आगे सीखेंगे कि डबल बॉन्ड क्यों बना, कैसे बना। ठीक है, अभी भी सिखा दूंगा मैं आपको थोड़ी देर के अंदर ही, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी फंडामेंटल्स में ये सब हम सीखने वाले हैं, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम स्किप कर जाते हैं जिनकी वजह से हमें फिर सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। तो आप बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो बताओ ऑक्सीजन इस कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा? 2, इसलिए ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ जाएगा? -2। बताओ ऑक्सीजन इस कार्बन से भी कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा? 2, -2। बताओ कार्बन पे नेट चार्ज कितना आएगा? +4। तो CO2 में अगर कोई मुझसे बोले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, तो बताओ वो कितना है? +4। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? -2। नाइट्रोजन एंड Cl में डिपेंड करता है कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, जनरली हम लोग क्लोरीन को ले लेते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक केसेस में नाइट्रोजन को भी, जैसे NCl3 होता है उसमें नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर किया जाता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। तो फिर हम लोग डिपेंडिंग ऑन कंपाउंड उसकी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। आइए इसी तरह और आगे चलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है SO2 या SO3 ले लेते हैं, SO3 में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो डबल बॉन्ड बने हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सल्फर से यहां 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा -2, यहां पर 2 खींचेगा -2, यहां पर 2 खींचेगा -2, और सल्फर पे चार्ज कितना आ जाएगा? +6। बोलो समझ में आता है?
इसकी जगह आप कोई और कंपाउंड ले लो, जैसे ClF3। तो अभी आपको इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी नहीं आती, वो मैं बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में 3-3 बॉन्ड बनते हैं। कितने बॉन्ड बनते हैं? एक एक बॉन्ड। मतलब बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहां खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां खींचेगा। बताओ फ्लोरीन पे चार्ज, इस पे भी -1, इस पे भी -1, इस पे भी -1। बताओ इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? +3। सही है। तो किसी भी कंपाउंड में जब आपको बॉन्डिंग पैटर्न पता है, तो उस बॉन्ड को देखकर आप उसका क्या निकाल सकते हो? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये कंपाउंड होता है CrO5। अभी आपको कुछ याद नहीं रखना, मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बता रहा हूं। इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी, C डबल बॉन्ड O O O O O। बताओ इसमें क्रोमियम और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो अब देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इससे एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे भी एक खींचेगा। एक ऑक्सीजन यहां से खींचेगा, एक ऑक्सीजन यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गए क्रोम के पास? 6। तो क्रोमियम में आ गया +6। सही है। इस ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन खींचे? 2। तो बताओ इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा? माइनस। दिखता है? बताओ इस ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन खींचा? 1। अब बताओ ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या? ये तो समान रूप से बलशाली है, दोनों के दोनों सेम एटम है। अभी हम आगे चल के सीखेंगे, सेम एटम भी खींच सकते हैं, वो उनके हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? बट अभी के लिए तो आप देख लो, दोनों सेम है ना, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन का कोई पुल नहीं है, यहां कोई पुल नहीं है। तो बताओ इस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1। -1। इस इलेक्ट्रॉन पे आया कितना? 1। -1 -1 -1। तो यहां पर एक ऑक्सीजन -2 वाला है, और बचे हुए 4 ऑक्सीजन कौन से वाले हैं? -1 वाले हैं। बोलो, ये बात समझ में आती है? ऐसे लिंकेज को हम बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं? जब 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऐसे लिंकेज को हम किसके नाम से जानते हैं? परऑक्सी लिंकेज के नाम से। When 2 oxygen atoms are bonded with a single, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसमें क्या होता है? HOOH ऐसे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अब कैलकुलेट कर लिया है। बताओ यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +4। यहां सल्फर का क्या होगा? +6। यहां क्लोरीन का क्या होगा? +3। फ्लोरीन का -1। ऑक्सीजन का -2। ऑक्सीजन का -2। तो इनको हम बोलते हैं ऑक्साइड्स। इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बचपन से सीखा है। इसका नाम क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? -2। क्या होता है ना? तो ये ऑक्सीजन के आयंस हैं। जैसे एक तो मैं बोलूं ऑक्साइड, चलो इनको तो मैं लिखना सिखाऊंगा, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है। अब देखो, ये तो बेसिक बात हो गई। अब हम क्या करते हैं? कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं। हेडिंग डालें आप, नेक्स्ट। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, एक और चीज मैं क्या कह रहा था आपसे, कह रहा था कि बताओ ये चार्ज इन पर रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल है, नकली चार्ज है, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है, आयनिक कंपाउंड नहीं है। रियल चार्ज किस में आता है? आयनिक कंपाउंड। ये कौन से कंपाउंड्स हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। तो ये जो इनके ऊपर चार्ज है, ये वर्चुअल चार्ज। कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो चार्ज होता है वो वर्चुअल होता है, और आयनिक कंपाउंड में चार्ज होता है वो कैसा होता है? रियल। डन है? विष्णु और सागर, कोई दिक्कत? चलिए, तो बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं। जो पहला रूल है,
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट इन विच इट एग्जिस्ट इन नेचर। जिस स्टेट में वो इस नेचर में एग्जिस्ट करता है उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? 0। जैसे बताओ, इस दुनिया में हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H2। अभी कोई रटने वाली बात थोड़ी है। बताओ H2 में कौन सा बॉन्ड होगा? HH। दोनों सेम है। बताओ इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? कोई भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर ही नहीं हो रहा तो इस पे भी चार्ज 0, इस पे भी चार्ज 0, इसलिए इसका चार्ज भी क्या होगा? 0। बताओ ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। कहने की बात यह है कि भाई साहब, जब दोनों सेम ही एटम है तो चार्ज आ ही नहीं सकता है। चार्ज कब आएगा? जब दोनों का नेचर क्या हो? डिफरेंट। तो बताओ O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर कितना है? 0। Cl2 में क्लोरीन का कितना होगा? 0। कॉपर को सिंबल ये होता है, पर जब कॉपर मिलता है तो उसमें बहुत सारे कॉपर एटम जुड़े हुए होते हैं। ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर। क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? तो 0। आयरन किस फॉर्म में मिलता है? Fe 0। जिंक किस फॉर्म में मिलता है? Zn 0। फास्फोरस किस फॉर्म में मिलता है? P4 0। सल्फर S8 क्या होगा? 0। तो एक एलिमेंट इस दुनिया में जिस फॉर्म में मिलता है उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है जी, समझ गया। दूसरा, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और दूसरी कौन सी होती हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये कौन कौन होती है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। एल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? +1। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हमेशा क्या होगा? +2, जब भी ये कंपाउंड बना रहे हो। ठीक है। तीसरा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। So its oxidation number is -1 as it forms only a single bond. ये क्यों बनाता है सिंगल बॉन्ड, मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बट फ्लोरीन कभी भी, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, कौन कौन? फ्लोरीन और हाइड्रोजन अपने जीवन में एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। तो फ्लोरीन जब भी किसी से बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन सबसे शक्तिशाली है, और जो सबसे शक्तिशाली है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है तो एक इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको हमेशा क्या मिलेगा? -1। सिर्फ एक कंपाउंड होता है, वो अपना आगे सीखेंगे, एक्सेप्ट इन HOF where it is assumed, यहां पे भी माना गया है, to be +, बट अभी आपको याद नहीं करना है, जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर आता है फोर्थ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is generally taken as -2 except in, एक तो होता है आपके पास पेरोक्साइड आयन, अब इनसे मिलवाऊंगा आपको और दोबारा, अभी तो लिख के छोड़ दो। एक होता है सुपर ऑक्साइड O2-, और एक होता है ओजोनाइड O3-। ठीक है।
पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपने भी देखा था -1 आएगा हमेशा। यहीं से देख लो, 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2। बताओ एक पे चार्ज कितना आएगा, -1। 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -1। बताओ एक पे कितना आ जाएगा, -12। और सिमिलरली यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, -1/3। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर और जो केस होंगे वो देख ही लेंगे। अब एक बार, अभी और भी रूल्स हैं छोटे छोटे, बट अभी मैं उनको लिख नहीं रहा हूं, या एक और लिख लो। हेलोजेंस, तो फ्लोरीन तो अपन ने ऊपर देख ही लिया है। अब हेलोजेंस में कौन कौन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव व्हेन बॉन्डेड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल दूं, CCl4। तो बताओ CCl4 में कार्बन और क्लोरीन के बीच में 4 बॉन्ड बनेंगे, इतना तो बेसिक आपको आता ही है। तो बताओ क्लोरीन कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, यहां एक, यहां एक, यहां एक, यहां। बताओ हर क्लोरीन पे चार्ज कितना होगा, -1। और बताओ कार्बन पे चार्ज कितना होगा, +। दिख रहा है सब लोगों को? तो जब क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन किसी कमजोर यानी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तब तो इन पे चार्ज -1 आ जाएगा। लेकिन अगर इफ बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव। जैसे मैंने आपको बताया, इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास है ClF3। क्या है? अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले सिखाया था। बताओ फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है, 1। तो बताओ क्लोरीन के साथ कितने फ्लोरीन जुड़ेंगे, 3। बताओ इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, तो फ्लोरीन पे चार्ज -1, यहां पर भी चार्ज और यहां पर भी चार्ज। बताओ क्लोरीन पे चार्ज कितना, +3। दिख रहा है? तो छोटे छोटे रूल्स हैं जिनको हम फॉलो कर लेंगे। इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, देखो पढ़ो और जाने दो। ये तो सब अपने आप को ऐसे, अपने को ऐसे कैसे याद हो जाएंगे। कॉपी करो फटाफट, चलो आगे। ठीक है, फिर देखो लास्ट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेट चार्ज ऑन स्पीसीज। हमने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर स्टैंडर्डाइज कर दिए कि भैया देखो हाइड्रोजन लिखा नहीं मैंने, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन का हमेशा क्या होगा, +1, यहां लिख देना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1 except in metal hydrides where it is -. ठीक है? तो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से कोई भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है ना? तो जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी देगा, नॉन मेटल से, मतलब कार्बन से जुड़ा, क्लोरीन से, फ्लोरीन से, है ना? तो मान लो क्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, +1, और क्लोरीन पे क्या आएगा, -। लेकिन जब हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा तो मेटल इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, एंड हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। बताओ हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा -1 और इस पे आएगा +1।
तो इन्हें हम बोलते हैं मेटल हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं? ये हाइड्राइड नाम कैसे आया थोड़ी देर में आप लोग सीख लोगे, बट अभी ये एक छोटा सा रूल और है, इसको भी लिखकर छोड़ दो, काम में आ जाएगा कभी कभी। ठीक है जी, बस अब हो गया। जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है MnO4-, इसमें मुझे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैं जिसका निकालना है उसको क्या मान लूंगा? X+। बताओ यहां आपको कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? तो 4 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? बाकी लोग भी बोलो भाई। -2 होता है ना, तो -2 इक्वल टू, बताओ उस पर नेट चार्ज कितना है? -1। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? +7। इस कंपाउंड में जो Mn है वो +7 ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आता है क्या? मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास कंपाउंड है Cr2O7-, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। SO3, इसमें सल्फर का निकालो। मेरे पास है H2SO3, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। मेरे पास है CO3-, इसमें सल्फर का निकालो। NH3, इसमें नाइट्रोजन का निकालो। NH4+, इसमें नाइट्रोजन का निकालो। कैलकुलेट करो फटाफट इनके ऑक्सीडेशन नंबर। एक ही है H2O3-, इसमें सल्फर का निकालो। चलो कैलकुलेट करो सारे। हो गया? बताओ। +6 सबका आ रहा है? हसनैन आंसर इसका जल्दी जल्दी। ये +6, ये +4, आप करते रहो अपना काम। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जिसको निकालना उसको क्या मान लेंगे? x। उसको क्या लिखेंगे? 2x प्लस कितने ऑक्सीजन है? 7। हर ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इक्वल टू देखो 14, -14 आगे +14, 12/2, x की वैल्यू कितनी आ गई? +6। ऐसे ही x +3 इंटू -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? +6। यहां देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना लेंगे? 1। 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जनरली कितना होता है? +1 जब किसी से जुड़ा हुआ है तो। सल्फर का निकालना है तो x +3 इंटू ऑक्सीजन का कितना हो गया? -2 इज इक्वल्स टू +4। बताओ, सॉरी +4 क्यों लिख रहा हूं? 0 हो गया ना, नेट चार्ज तो 0 इस पे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1। ठीक है, ऐसे बाकी भी कर सकते हैं आप। ये वाला देखो 2x +3 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू -2। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। सही है, तभी आपको ये बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ठीक है जी, काम में आएगा अपने। अब मैं चल रहा हूं यहां से आगे, और अब लिखते हैं नेमिंग ऑफ एनायंस एंड केटायंस इन केमिस्ट्री। तो केटायंस और एनायंस की नेमिंग कैसे की जाती है? तो देखो, केटायंस के लिए तो हम जनरली एक सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ईएम। क्या यूज करते हैं? ईएम। जैसे आप देखो, ये है NH3। आप आगे सीखोगे इस चीज को। NH3 को जब एक H+ मिलता है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, अगर आपको अभी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम आगे सीखेंगे। तो NH3, इसका नाम क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया जब एक H+ लेगा तो एक H+ लेने पर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और NH4+ बना लेगा। तो इसका नाम लिखने के लिए हम इसके नाम के लास्ट में क्या लगा देंगे? ईएम। इसीलिए ये आयन कौन सा बन जाता है? अमोनियम। जनरली कैटायन का नाम लिखने के लिए हम उसके लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं? ईएम।
ठीक है, ये सब डिराइव कहां से? सोडियम Na+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca2+, इस तरह से बोला जाता है, वहां से डिराइव किया गया इसको। जैसे आपके पास एक और कंपाउंड अगर मैं बताऊं, ये होता है NH2NH2। अभी आपको इनको रटना नहीं है, याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हम इनके नाम कैसे लिख रहे हैं, ताकि कभी जीवन में आगे इनके नाम काम में आए तो आपको ये सब आना चाहिए। सागर, अगर आपके पास ये है, लिख लो यार दोबारा, बैठे बैठे वैसे भी क्या करोगे। ठीक है, ये क्या है? हाइड्राजीन। क्या है? अब अगर हाइड्राजीन को एक H+ मिल जाए तो ये बना लेगा NH2NH3+। बताओ इसका नाम क्या बनेगा? बोलो। हाइड्रा, भाई इस ई को हटा के हम लगा दो तो हाइड्राजीनियम। क्या बन जाएगा? हाइड्राजीनियम। ओके, देखो जैसे ये है NO, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोसिल। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल। जब इस पे प्लस लग जाएगा तो इसका नाम क्या बोलेंगे? नाइट्रोसिलियम। सही है। ये तो ये बात कैटायंस की। कैटायंस में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं होता है, सब ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर हम बात करें एनायंस के लिए, एनायंस, पहली बात तो आप सभी को पता है एनायंस किसे कहते हैं? एनी स्पीसी कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एनायंस बोलते हैं। ठीक है, एनायन आपके पास अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे पहली कैटेगरी हो गई कौन से एनायंस? मोनो एटॉमिक एनायंस। कौन से हो गए? मोनो एटॉमिक एनायंस, मतलब जिनके अंदर सिर्फ एक एटम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है कोई याद? Cl2 में तो दो गए। मोनो एटॉमिक एनायंस और क्या? Cl-, Br-। तो देखो इन आयंस का नाम लिखते टाइम हम इनके लिए एक सफिक्स यूज करते हैं और वो सफिक्स होता है आइड, IDE। क्या होता है? आइड बोले तो IDE। ओके, तो देखो जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, क्या आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है? क्या होता है? 1s1। या हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये खुश हो जाएगा, इसका वैलेंस शेल भर जाएगा। ये तो आपको पता ही है, जिसका वैलेंस शेल फुलफिल हो गया वो खुश है। सीखा ना लुईस रूल, अपन लोगों ने सुना है, तो नाम तो सुना ही है। खैर, अभी बात करते हैं, ये कौन था? हाइड्रोजन। बताओ इसको क्या नाम देंगे? तो ये मोनोएटॉमिक है, इसमें एक ही एटम है, इस पे माइनस चार्ज आ गया, सफिक्स क्या लगाएंगे? आइड। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। ये देखो, एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स। हाइड्राइड क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पे -1 चार्ज आ रहा है। ऐसे देखो, मैं आपसे अगर बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 होते हैं। मैं आगे सिखाऊंगा, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4। कितना है? अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो सुखी है। तो जैसे आपने इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये क्या बना लेगा? O2-।
तो बताओ ये क्या था, ऑक्सीजन। ये इसका मोनोएटॉमिक एनायन है, इसको क्या बोल देंगे, ऑक्साइड। ऑक्सीजन और ऑक्साइड में फर्क है, ऑक्सीजन मतलब न्यूट्रल, ऑक्साइड मतलब उस पर कितना चार्ज होगा, 2-। ऐसे ही बताओ जब Cl- बनेगा तो उसको नाम क्या दिया जाएगा, क्लोराइड, क्लोरीन नहीं बोलेंगे। Br- को क्या बोला जाएगा, ब्रोमाइड। बताओ I- को क्या बोला जाएगा, आयोडाइड। ठीक है। बताओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन होता है 2s2 2p3। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, बचपन में पढ़ा ना ऑक्टेट रूल। तो 8 के लिए बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3। तो उससे क्या बनेगा, N3-। क्या बनेगा, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, नाइट्राइड लिखा है मतलब N3-, और नाइट्रोजन मतलब है, नाइट्रोजन बोला है मतलब N या N2, आइड लगा है मतलब वो क्या होगा, एनायन। ऐसे देखो फास्फोरस भी इसी का भाई है, उसके भी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बनाएगा P3-। क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फाइड। अच्छा सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, तो सल्फाइड में सल्फर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर, ऑक्सीजन की फैमिली का ही होता है सल्फर। तो सल्फर जब 2 इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज लगाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फाइड। तो इस तरह से हम इनको आइड नाम देते हैं। ठीक है जी। फिर देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोनोएटॉमिक होगा तभी आइड लिया जाएगा, कई बार कुछ आयंस इनसे डिराइव्ड होते हैं, उनके नाम में भी आइड लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं OH-, ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट मोनोएटॉमिक but it can be assumed to be derived from oxide that is O2- ion। although मैंने आपसे क्या कहा थोड़ी देर पहले कि भाई आयन अगर मोनोएटॉमिक होगा तभी उसके नाम में क्या लगाना है, आइड। लेकिन भाई साहब ये जो आयन है ना, ये तो डायएटॉमिक है, इसमें तो 2 तरह के एटम हैं, तो फिर इसके लिए आइड यूज नहीं करना चाहिए। बट हम ये मानकर चलते हैं कि देखो ये O2- ऑक्साइड, इस ऑक्साइड आयन में अगर आप एक H+ यानी हाइड्रोजन जोड़ दो तो आपके पास क्या बन जाता है, OH-। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू हाइड्रोक्साइड। इसलिए डायएटॉमिक होने के बाद भी लाइव लेक्चर में टाइम का पता ही नहीं चल रहा, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर टाइम का पता नहीं चल रहा है मतलब आप तल्लीन होके पढ़ रहे हो, टाइम का पता तब चलता है जब आप बोर होते हो। तो बताओ ये कौन सा आयन बन गया, हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा बन गया, हाइड्रोक्साइड आयन। ओके जी। अब देखो ऐसे और एग्जांपल है, इसको जानते हो, है ना। अगर नहीं जानते हो तो भी कोई बात नहीं, नाम लिखते जाओ, जब जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब तक यूज करते रहेंगे और अपने आप ये याद होते जाएंगे। आगे चल के हम चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, वहां सब जगह ये काम में आते हैं, है ना। अब साइनाइड में क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी स्ट्रक्चर, तो C∧N और कार्बन पे होता है माइनस चार्ज, लाइक दिस। इसी का उल्टा अगर हम कर दें NC-, जिसमें N∧C बनता है माइनस चार्ज के साथ, ठीक है, उसमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इधर से इधर, और कार्बन के पास लोन पेयर भी होता है, बट अभी तो आप ऐसे लिख लो। इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं,
खैर अभी इनकी जरूरत नहीं है, एक ही लिख रहा हूं, बहुत है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कार्बोनिल बोलते हैं, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब मैंने आपको ये सिखा दिया कि आइड कैसे लगता है। अब इसके बेसिस पर आप कुछ कंपाउंड्स के नाम से उनके फॉर्मूले बना सकते हो। आई होप आप सभी लोगों ने क्रिस क्रॉस रूल सुना है। क्रिस क्रॉस रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, इनसे मिलके जो कंपाउंड बनेगा उसको बनाने के लिए आपको इसकी वैलेंसी को इससे और इसके चार्ज को इससे मल्टीप्लाई करना है। बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A2B3। सीखा हम लोगों ने? दो आयन होंगे, दोनों के चार्ज को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। इसी विधि यानी इसी तरीके को यूज करते हुए आपको सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बताना है कैल्शियम फॉस्फाइड का, फिर आपको मुझे फॉर्मूला बताना है सोडियम नाइट्राइड का, फिर आप मुझे फॉर्मूला बताओगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। आई होप आप सभी जानते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +3। नहीं जानते तो आज जान लें, है ना। एल्कली मेटल का लिखवा ही दिया, एल्कलाइन अर्थ मेटल का लिखवा दिया, और एल्यूमिनियम का कितना होता है। उसके अलावा आप मुझे मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बता दो, आप मुझे मैग्नीशियम इसका साइनाइड का भी बता दो। तो सिंपल सिंपल आपको सबके फॉर्मूले लिखने हैं। हाँ भाई, पहला Ca3P2 माइनस माइनस तो गया, न्यूट्रल हो गया ना, चार्ज ही तो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे का। तो देखो कैल्शियम का क्या होता है चार्ज? +2। फॉस्फाइड आपने भी देखा P3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो Ca3P2। समझ में आ रहा है? सोडियम नाइट्राइड, तो सोडियम पे चार्ज कितना होता है? +1, और नाइट्राइड में नाइट्रोजन पे कितना होता है? -3। ये सीखा है अपन ने। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ फॉर्मूला क्या बन गया? NaN3। सॉरी, Na3N। चलिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है? +3। ठीक है, आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, देखकर लिखो, बट अभी तो मेरे को फॉर्मूला अप्लाई करना है। OH माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? AlOH होल थ्राइस। दिख रहा है सभी को? मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है? +2, नाइट्राइड पे N3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला क्या बन गया? Mg3N2। डन है? मैग्नीशियम साइनाइड, तो मैग्नीशियम पे चार्ज +2, साइनाइड पे चार्ज -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला MgCN होल ट्वाइस। हाँ, आयनिक कंपाउंड्स के लिए लगता है। वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा? लैग आ रहा है क्या? हेलो हेलो, आवाज, एक सेकंड रुको। अभी देखना एक बार। चलिए भाई, तो ये तो थे कौन से आयन? मोनो एटॉमिक आयन। अब हम चलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस पर। देखो पॉली एटॉमिक एनायंस में एक स्पेशल कैटेगरी होती है, इनको हम बोलते हैं ऑक्सो एनायंस। क्या बोलते हैं?
ऑक्सो एनायंस क्या होते हैं? इन विच एन एलिमेंट इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एटम्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ा हुआ होता है? ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एक सेकंड देना यार। राहुल एक बार देखना क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो देखो बहुत सारे एग्जांपल है, आपने सुने होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, जैसे CO3 2 माइनस, जैसे SO3 2 माइनस, जैसे PO4 3 माइनस, जैसे PO3 2 माइनस, अभी आपने देखा MnO4 माइनस, आपके पास हो गया Cr2O7 2 माइनस। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे XC O4 2 माइनस। तो जहां भी एक एटम किससे जुड़ा हुआ हो? सिर्फ ऑक्सीजन से, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए? नेगेटिव चार्ज, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सो एनायंस। क्या बोलते हैं? अब ये जो आपके ऑक्सो एनायंस हैं, और इनकी जब हम नेमिंग करते हैं तो वहां आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आप एक और चीज देखें, यहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं, सेंट्रल एटम। करिए, मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन को छोड़ के जो बचा वो क्या है? सेंट्रल एटम। तो यहां सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, फास्फोरस, मैंगनीज, क्रोमियम, ज़ेनॉन। ठीक है, तो नेमिंग करते टाइम आप निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, चलिए भाई, तो अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम जो है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। अब इसको हम सीखें उससे पहले मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं, वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक तो बात तो बोरोन फैमिली है, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और एक हेलोजन है ना। बोरोन के नीचे कौन कौन होता है? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इस फैमिली में कौन कौन होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अभी आपको याद नहीं रखना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये होते हैं। इनके ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो भी अभी याद नहीं रखने। इस ग्रुप का होता है NH2NP1। N क्या होता है? पीरियड का नंबर होता है। जैसे बोरोन सेकंड पीरियड का है तो 2s2 2p1, ये होगा 3s2 3p1, 4s2 5s2। सीखेंगे अपन आगे। और इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP2, इसका होता है NH2NP3, इसका होता है NH2NP4 और इसका होता है NH2NP5। इनके बेसिस पर हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? या आप इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल लो। देखो अगर मैं इस ग्रुप की बात करूंगा, इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होगा +3, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। लेकिन इसका जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +1। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 नहीं निकल पाते हैं। क्यों नहीं? अपन आगे सीखेंगे। ऐसे देखो, बताओ कार्बन वाले ग्रुप का मैक्स ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा? +4। या मैक्स की जगह आप हायर लोअर नाम ले लो, है ना। ये क्या है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताओ कार्बन वाले ग्रुप का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा? +4। बताओ लोअर कितना बनेगा? है +2। 2 से कम करते जाओ। बताओ इस वाले ग्रुप का हायर कितना बनेगा? +5। और बताओ लोअर कितना बनेगा? +3। इस वाले ग्रुप का हायर +6 और लोअर +4।
इस वाले ग्रुप का हायर, ठीक है, लोअर में इसमें और भी आते हैं, अभी देखेंगे अपन, बट इन जनरल हायर लोअर समझ में आ गया आपको। तो अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम निकाला और अगर ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किसमें है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, उस केस में हम यहां पर एक सफिक्स यूज करेंगे ATE, दैट इज 8। क्या यूज करेंगे? और अगर ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम सफिक्स यूज करेंगे ITE। क्या यूज करेंगे? ITE। नीचे लगा अभी भी, तब भी हैंग कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए इसी बेसिस पे नाम लिखते हैं, सुना भी होगा आपने। एक है आपके पास SO3 2 माइनस और एक है आपके पास SO4 2 माइनस। विष्णु तो नजर लग गई, अभी भी बोला था आपने लाइव क्लास में, पता नहीं चलता, लाइव क्लास अटक गई। बार बार ब्लिंक कर रहा है वो, अभी भी हैंग ही कर रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सिस्टम चेंज करा दो, सिस्टम की प्रॉब्लम है। इस थोड़ी काम चलेगा, ये सिस्टम चेंज करो। हाँ भाई नाम बताओ। तो देखो ये किसका आयन है? सल्फर का। किसका आयन है? अब यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फटाफट। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का हसनैन, इसमें कितना है? इसमें कितना आएगा? +4 और इसमें कितना आएगा? +6। देखो ये रहा सल्फर, बताओ इसका मैक्सिमम +6 है, लोअर +4 है, तो यहां कौन सी स्टेट में, लोअर या हायर? बताओ कौन सा सफिक्स आएगा? इसका नाम क्या बनेगा? सल्फर +8 यानी सल्फाइट। समझ में आ रहा है? बताओ इसका नाम क्या बनेगा? सल्फेट। सही ना? ऐसे देखो CO3 2 माइनस, ठीक है, नाम लिखना है वो आपको ही। PO4 3 माइनस, PO3 3 माइनस, NO3 माइनस, NO2 माइनस। नाम लिखो सबके, बताओ आंसर। ये कार्बोनेट, ये फॉस्फेट, ये और ये समझ में आ रहा है? नाम लिखे? ऐसे धीरे लिखो तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा जल्दी लिखो। ठीक है, दोबारा लिखना है इनको बैठ के अभी। तो अभी देखो ये सब नाम हम रटने की कोशिश करते हैं, और आपको लॉजिक पता है तो आप क्लिक कर सकते हैं, आराम से याद आ सकता है आपको, क्योंकि ऐसे कई कंपाउंड आप बनाओगे, कई बार उनके नाम लिखे मिलेंगे, उनके बेसिस पर ही आपको काम करना होगा। जैसे अब मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे ना एल्यूमिनियम फॉस्फेट चाहिए, फॉर्मूला बताओ। ठीक है, मैं आपसे बोलूं मुझे सिल्वर नाइट्राइट का फॉर्मूला बताओ, मैं बोलूं मुझे सोडियम
फॉस्फेट का फॉर्मूला बताओ। समीर अभी फंडामेंटल चल रहे हैं, कंबाइन ही है। हाँ भाई, क्या बनेगा? एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है? +3, और फॉस्फेट पे कितना होता है? -3। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? AlPO4। हाँ, सेम नंबर होगा तो कैंसिल हो जाएगा। Al3PO4 होल थ्राइस को सिंपल AlPO4 लिखते हैं। यहां देखें सिल्वर, तो सिल्वर पे चार्ज हमेशा +1 होता है, ये मैं बताता हूं आपको, सीखोगे आप धीरे धीरे चल के, अभी मैं बता रहा हूं। बताओ नाइट्राइट कौन? देख के बताओ। N3-, NO3-। देखो नाम लिखा है ना आपने, इतना भी अपने याददाश्त, हाँ अपनी याददाश्त पे इतना भरोसा मत करें, वो घुटनों में ही है ना, ऊपर आने में टाइम लगेगा उसको अभी। तो नाइट्राइट का आयन कौन सा होता है? NO2-। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AgNO2। और बताओ सिल्वर नाइट्रेट बोलूं तो Ag+ और NO3-। अब बताओ सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? AgNO3। सही है। सोडियम फॉस्फेट, तो सोडियम तो होता है Na+, और फॉस्फेट आयन कौन सा होता है? PO4 3। करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Na3PO4। सही है। हाँ समीर, अभी मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर ही आपको लेक्चर पूरा एडिट होके वापस मैं बोल देता हूं। ठीक है जी। अब इनमें देखो, अब कुछ स्पेशल या मिसलेनियस केसेस पे चलते हैं, कुछ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। स्पेशल केसेस, देखो कोई भी अगर आपके पास एनायन है, ऑक्सी एनायन या ऑक्सो एनायन, आपने उसमें H+ जोड़ा, इन जनरल आपको उसका बाई प्रीफिक्स लगाना पड़ता है। क्या यूज करते हो? ज्यादा में नहीं होता, एक में ही होता है, इसलिए अपन इसको रूल नहीं बनाते, नॉर्मली लिख लेते हैं। देखो जैसे आपके पास होता है CO3 2-, इसमें आप एक H+ जोड़ दो, तो बताओ ये क्या बना लेगा? HCO3-। तो ये कौन सा आयन होता है? कार्बोनेट। बताओ ये क्या बन जाएगा? भाई कार्बोनेट। क्या बनेगा? मैं भाई बोलता हूं, आप भाई बोल लेना, ठीक है। तो कार्बोनेट और भाई कार्बोनेट, या फिर आप इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, एक ही बात है। आपने कार्बोनेट में क्या जोड़ दी है? हाइड्रोजन। डिराइव्ड है। जैसे आपके पास है SO3 2-, अब बिना देखे सोच समझ के लॉजिक से इसका नाम बताओ। भाई कहां गया? अभी तो इसका पूछ रहा हूं। तो यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +4 में है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो नाम क्या आता है? आइट। तो ये क्या कहलाएगा? सल्फाइट। क्या कहलाएगा? अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ दूं तो ये क्या बना लेगा? HSO3-। बताओ ये क्या कहलाएगा? बाइसल्फाइट। समझ में आ रहा है? या फिर इसे और क्या नाम दे सकते हो आप? हाइड्रोजन सल्फाइड। बताओ ये कौन है? हसनैन, देख के बताओ कौन है?
नोट्स में देखो, ये कौन है? सल्फेट। बताओ, इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? HSO4 माइनस, जिसे आप क्या बोल सकते हो? बाई सल्फेट। और तो बहुत रेयर पढ़ने को मिलता है आपको ये टर्म, ज्यादा बेटर है इसे हाइड्रोजन सल्फेट। तो बताओ, मैग्नीशियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीशियम Mg पे चार्ज +2, और बाइसल्फाइड यानी H, बोरा सल्फाइड पहले। ठीक है, कुछ रटना नहीं है, ये भी रटना नहीं है, सल्फाइड बनाना आना चाहिए। SO3 2 माइनस में सल्फर का ऑक्सीजन नंबर कितना है? +4, लोअर तो 8 लगेगा, उसमें हाइड्रोजन लगा दो तो ये बन गया HSO3 माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ फॉर्मूला क्या बन गया? MgHSO3 होल ट्वाइस। बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो आज अपन यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम यहां से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ और स्पेशल एनाइंस के नाम लिखना मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आगे तक आपके काम में आते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे आगे बढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स देखेंगे, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, कैसे हम लोग उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, और ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है ना? तो आज अपन ये आप कल सबको याद होने चाहिए, इनकी बैठ के प्रैक्टिस करनी है। आज आपको बार बार नाम लिखना है, खुद से लॉजिक समझना है कि इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया, मैं कैसे निकाल पा रहा हूँ नाम, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिखाया मैंने। ऐसे नहीं कि लिख के छोड़ दो और भूल जाओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको ये सब, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में, ये सब बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और आगे बढ़ते हैं।